नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। छात्रों के मुद्दे पर सरकार घिरती चली जा रही है और बड़ा आंदोलन अब शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि 25 जून से लेकर और 9 अगस्त तक देश भर में तमाम सम्मेलन होंगे और 9 अगस्त को दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन होगा। उसकी आज शुरुआत हो गई है। उधर इमरजेंसी की भी वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन वर्षगांठ के अलावा कैसे इतिहास को भी बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। और जो सबसे बड़ी खबरें हैं उनको किस तरह से दबाने की कोशिशें हो रही हैं वो भी स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हो या फिर मध्य प्रदेश में जमीन घोटाले का, इन सारे मामलों पर केंद्र सरकार के अलावा राज्य की सरकारें घिरी हुई हैं। अयोध्या की अगर बात करें तो वहां तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बावजूद अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चाहे वहां ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हो या फिर दूसरे ट्रस्टी हो, इन सब को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। दबाव पड़ रहा है कि ट्रस्ट को भंग किया जाए। और उधर जमीन घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को तलब किया है एसआईटी ने, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी हुई है इस पूरे मामले की जांच के लिए। तो क्या कुछ चल रहा है पूरे देश में, इन सब पर चर्चा के लिए अगले 1 घंटे हम आपको इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी देंगे। बहुत सारे इस समय घटनाक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की आज तमाम जगहों पर जो यूथ कांग्रेस है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो बताएंगे कि क्या कुछ एजेंडा है 9 अगस्त तक, कैसे युवाओं और छात्रों के मुद्दों पर केंद्र सरकार की नीतियों, राज्य सरकारों की नीतियों के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा। कई जगहों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस समय अयोध्या में अब से थोड़ी देर पहले वहां संजय सिंह पहुंचे हैं। एसआईटी ने उनको तलब किया और उनसे अब पूछताछ हो रही है कि जमीन घोटाले को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसके उनके पास क्या दस्तावेज हैं, क्या सबूत है। हालांकि वो पुरानी घटना हो गई है, 5 साल पहले की घटना है, तब भी जांच हुई थी, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अचानक एसआईटी को इस बात की भी याद आई। हालांकि एसआईटी का गठन हुआ है राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी किया गया है उसको लेकर। जी समीर जी, लेकिन अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए। अगर अब भी आपको ख्याल आ रहा है 5 साल पुराना मामला है, उसमें भी तो एसआईटी अगर बुला रही है तो ठीक है। तो अब क्या क्या घपले सामने निकल कर आएंगे ये समीर जी सामने आ रहा है। और आपस में ही अब इतनी ज़्यादा चल रही है समीर जी कि मैं देख रहा था कि एक जो बाबा हैं वो चंपत राय के विषय में बड़ा गंदी बातें कर रहे थे जी। और बता रहे हैं कि हम भी विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में रहते थे और वो भी रहते थे, बराबर में ही रहते थे। तो क्या क्या मतलब चारित्रिक जो है वो भी सब हमले वो कर रहे हैं। तो ये आपस में किस तरीके से चल रहा है। और इसी तरीके से जिस तरीके की खबरें डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ आई निकल कर, उसको लेकर जयराम रमेश कह रहे हैं कि खबर की खेती जो है वो मतलब खेती मंत्रालय के मंत्री जो थे पहले वो करवा रहे हैं। यानी इसका मतलब उनका इशारा सीधे सीधे नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ, तोमर पर है, विधानसभा अध्यक्ष इस समय है, तो उनके ऊपर है। तो ये सब साफ देखने में आ रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी अमलेंदु जी ये सीधे ये बातें आ रही हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट दिए हुए भी 3 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दबाव पड़ रहा है केंद्र सरकार, चूंकि ट्रस्ट केंद्र सरकार का बनाया हुआ है, और इधर चंपत राय को हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है केंद्र, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे राज हैं। और अयोध्या में किस तरह से कुछ लोगों ने वहां लूट खसोट की है ये अयोध्या के लोग ही बता रहे हैं, इसलिए हटाया नहीं जा रहा। उधर राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में खबर आ रही हो किसी भी कीमत पर इन लोगों को हटाने पर अड़े हुए हैं। और अगर नहीं होता है फिर एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी, तब तो हटाए भी जाएंगे, एफआईआर भी होगी और जेल भी जाएंगे। ये बातें चल रही हैं। हाँ, लेकिन समीर जी ये तमाशा हम लोग 70 साल में पहली बार देख रहे हैं कि एफआईआर नहीं होगी, एसआईटी पहले बनेगी और एसआईटी बताएगी कि एफआईआर होगी कि नहीं होगी। अरे चोरी हुई है तो चोरी की पहले एफआईआर होगी, तब एसआईटी बनेगी कि चोरी किसने की, कितनी चोरी हुई, क्या नहीं हुई। लेकिन यहाँ एफआईआर नहीं होगी, पहले एसआईटी बनेगी और एसआईटी बताएगी कि एफआईआर होगी कि नहीं होगी।
तो यानी आप जो है चोरी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। और टाला भी जा रहा है उसको, एक तरीके से वो सब लोगों को दिग्भ्रमित भी किया जा रहा है। अब 5 साल वाले पुराने मैटर में अब संजय सिंह को बुलाया जा रहा है। संजय सिंह वहां गए भी हैं, जाने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है उनको भी सुनते हैं। चूंकि संजय सिंह ने जब ये आरोप लगाए थे, इसके अलावा अयोध्या के पूर्व विधायक हैं और मंत्री हैं, उन्होंने भी तमाम दस्तावेज दिए थे, पर उस समय भी जांच हुई थी अमलेदु जी, और उसमें किसी को कोई दोषी नहीं ठहरा। पता नहीं कहाँ है वो रिपोर्ट। हाँ, ये तो पता भी नहीं चलता, ये वो ताजा वाला मामला अगर ना आया होता। हाँ, ताज़ा मामला अगर ना आया होता तो ये पता भी नहीं चलता। समीर जी, पुराने जाने कितने मामले होंगे और कितने गाड़ के रखे होंगे, और ये भी हो सकता है कि बहुत से मामले जो हैं वो अपने ही लोगों को फिट करने के लिए संभाल के रखे गए हों कि समय आने पर इनका इंतजाम किया जाएगा। अब ये 5 साल पुराना जो मामला है, इसमें कौन कौन लपेटे में आएगा, अब ये भी समझा जा सकता है। तो दिल्ली और लखनऊ के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जो अखिलेश यादव कहते हैं, तो क्या उसके भी नतीजे यहाँ कुछ देखने को मिल रहे हैं इस संघर्ष में, ये भी समझाया जा सकता है। समीर जी, बिल्कुल, सुन लेते हैं संजय सिंह क्या कह रहे हैं, उनको किस लिए बुलाया गया है और किन सबूतों के आधार पर वो इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं। आप मंडल कार्यालय जा रहे हैं, एसआईटी अध्यक्ष के पास, और आज आपको समय दिया गया है, क्या कुछ जो पेश वहाँ पे करने को लेकर के आपको समय मिला? नहीं, कई सबूत है मेरे पास जमीन घोटाले से संबंधित, और वो सारे कागजात एसआईटी के सामने रखूंगा। सर, एसआईटी को लेकर के जो है विश्व हिंदू जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी एफआईआर की मांग की, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तो इसको किस तरीके से देखें? तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब तक कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। किसने रोका है कार्रवाई के लिए? आपस में ही एक दूसरे से मांग कर रहे हैं। तो आपस में ही वही बात है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच का जो संघर्ष चल रहा है, और लखनऊ के भीतर भी संघर्ष चल रहा है, यानी पार्टी के भीतर भी, वो नतीजा यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है और वहाँ भी। लेकिन ये बात तो तय है कि बड़े पैमाने पर घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और उनमें घोटालों और भ्रष्टाचार की जद में मंदिर और धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल समझिए, मंदिर और धार्मिक स्थल भी जो है उनको छोड़ा नहीं जा रहा, बल्कि सबसे ज्यादा निशाने पर वही है, उन्हीं को सबसे ज्यादा लूटा जा रहा है। और इन लोगों को लगता ही है कि शायद मंदिरों के पास अकूत संपत्ति है, तो ये सारी लूट के आरएसएस के दफ्तर में भेज दो। ऐसा भी अब जिन लोगों ने अमलेदु जी चांदी और सोने के जेवरात दान किए थे, वो पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ गए, रसीद भी नहीं दी गई, उसकी रसीद भी नहीं दी गई, और तमाम लोगों ने दिया। अब इस सवाल ये कि इसका आरएसएस से क्या संबंध है? भाई, आरएसएस को बीच में क्यों लाया जा रहा है, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आरएसएस का संबंध है। आरएसएस संबंध लोग इसलिए कह रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं सब आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, तो आरएसएस सीधा भले इसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन आरएसएस के लोग तो इन्वॉल्व हैं इसमें। तो ये समझ में आ रहा है। तो मतलब निशाने पर एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी और आरएसएस जो है वो दोनों साफ तौर पर समीर जी इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। ये जितनी भी चोरियां हो रही हैं, चाहे मंदिर में हो चाहे ज़मीन की चोरी हो, दोनों में निशाने पर सीधे सीधे बीजेपी दिखाई पड़ रही है। और इतने ज़्यादा निशाने पर है कि प्रधानमंत्री के श्रीमुख से जो है ना ज़मीन चोरी को लेकर एक शब्द निकला है, और ना अयोध्या में जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेकर एक शब्द भी निकल रहा है। अयोध्या तो सीधा सीधा राम मंदिर प्रधानमंत्री की निगरानी में है, उद्घाटन उन्होंने किया, प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की, सब कुछ उन्होंने की, शंकराचार्य को नहीं बुलाया, सबसे बड़े धर्माचार्य प्रधानमंत्री हो गए थे, और राजार उनका जो सब जगह देखता रहता है, तो उनका राजार नहीं देख पाया इस चोरी को। क्या तो प्रधानमंत्री पे भी निशाने हैं लोगों के। बिल्कुल, और इस पे बीजेपी के भीतर से भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री को, बीजेपी के कई नेताओं ने, लेकिन उस पर भी एक भी अभी कोई बयान ना तो प्रधानमंत्री का आया है, ना बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से आया है। लेकिन बीजेपी के भीतर से भी लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी है कि किस तरह से मंदिर में ये लूट खसोट की जा रही है। बीजेपी के नेता रहे हैं, अब बीजेपी से अलग हो चुके हैं, लेकिन पिछली सरकार में बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है उसमें कैबिनेट मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य। चूंकि पार्टी के व्यक्ति हैं तो भीतर की बहुत सारी जानकारी रखते हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं एक बार उनको भी सुन लेते हैं। बहुत कई सवाल उठा रहे हैं, महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, सुनना ज़रूरी है, और उनको चूंकि जानकारी भी बहुत सारी है इसलिए सुनते हैं उनको क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। चंदा चोरी को लेकर के जिस तरीके से आरोप लगे, उसको के बाद एसआईटी गठन किया गया, एसआईटी ने फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो भी शासन को सौंप दी है, तो किस तरीके से देख रहे हैं इस घटना? देखिए, कुल मिलाकर के पहली बात तो बिना एफआईआर के किसी भी प्रकार की पुलिस जांच का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी चीज, जब पूरा राम मंदिर की देखरेख ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री चंपत राय जी के निगरानी में हो रहा है और चंपत राय जी के ही निर्देशन में काम करने वाले लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं,
तो क्या चंपत राय जी दोषी नहीं है? क्या चंपत राय के खिलाफ योगी सरकार कार्रवाई करने की हिम्मत कर सकती? क्या जांच चंपत राय के खिलाफ आगे बढ़ सकती? इसलिए कुल मिलाकर के इस महापाप पर पर्दा डालने की एक नापाक कोशिश है। मोदी और योगी जी राम के नाम पर सत्ता में आए जरूर हैं, लेकिन सच तो यह है कि राम के नाम पर लूट का धंधा चल रहा है, जिसका खुलासा अयोध्या स्थित राम मंदिर से हुआ है। करोड़ों करोड़ों रुपए की हेराफेरी हो गई, चोरी हो गई, चढ़ावे में आया हुआ सोना चांदी गायब हो गया, हीरे जवाहरात गायब हो गए, अरबों खरबों की संपत्ति चली गई। तो यह सरकार के ट्रस्ट पंडे पुजारियों का धंधा है। राम तो बहाना है, राम के बहाने लूट का धंधा करना इनका चेहरा बन गया है और उसका जीता जागता उदाहरण अयोध्या में देखने को मिला है, जो आस्था पर सबसे बड़ी चोट है। सर एक तो ये कह रहे हैं सीधे सीधे और कह रहे हैं कि चंपत राय इसमें सबसे बड़े दोषी हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनके ऊपर वरद हस्त है। और चंपत राय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु भगवान का अवतार बता चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर उनके खिलाफ उनका वरद हस्त तो रहेगा। भगवान अपने भक्तों पे बहुत कृपा करते हैं, तो भगवान अपने भक्तों पे कृपा कर रहे हैं, भक्त कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ करते हैं, तो इसीलिए उनको इतना कॉन्फिडेंस भी, आत्मविश्वास भी है कि हमारे ऊपर वरद हस्त है। बहरहाल इधर छात्रों की गूंज नाम से जो कार्यक्रम, जो कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने आज लॉन्च किया है, उसके बारे में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्या कह रहे हैं उसमें गौरव गोगोई, उनको हम सुनते हैं। और आज देश भर के तमाम राज्यों में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और 9 अगस्त तक ये कैंपेन चलाया गया है छात्रों के मुद्दों को लेकर, परीक्षाओं के मुद्दों को लेकर। सुन लेते हैं क्या कहा है गौरव गोगोई ने इस कैंपेन के बारे में। कि सबसे पहले कि एग्ज़ाम जो सिस्टम है कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में एक बदलाव आना चाहिए, जिसमें से पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्जाम सेंटर्स, डिजिटल सिस्टम्स और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिट हो, ताकि और पेपर लीक ना हो। दूसरी मांग यह है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, पेपर लीक माफिया से उनके संभावित संबंधों, वेंडर्स, ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नेटवर्क्स, इन सब की जांच हो। और तीसरा ये मांग ये है कि फिक्स्ड एनुअल एग्जाम और रिक्रूटमेंट की कैलेंडर लागू हो, एग्जाम डेट्स, रिजल्ट डेट्स और ज्वाइनिंग टाइमलाइंस पहले से घोषित हो और सख्ती से पालन हो। ये 3 बहुत स्पेसिफिक मांगे आज छात्रों की गूंज इस कैंपेन के द्वारा रखी गई है। एक QR कोड और वेबसाइट का उजागर राहुल गांधी जी ने भी किया है, जिसके द्वारा वो भारत के छात्र समाज और युवा समाज से सजेशंस चाहते हैं, विचार चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं कि शिक्षा अवस्था को हम कैसे और उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं। और यही राहुल गांधी जी की आशा है भारत के शिक्षा व्यवस्था को लेकर कि हमारी शिक्षा अवस्था ऐसी हो जिससे बच्चों अपने अपने सपने देखने के लिए उनको हौसला मिले। शिक्षा अवस्था ऐसी हो कि वे जो सपना देखे, बच्चों जो सपना देखे, युवाओं जो सपना देखे, छात्र जो सपना देखे, उस सपने को साकार करने में भारत की शिक्षा अवस्था उनको मदद करे। और तीसरा जो उन्होंने बार बार ये कहा है कि शिक्षा अवस्था ऐसे हो जो जिससे कि किसान का बेटा या कोई गाड़ी चालक की बेटी वो भी सफलता प्राप्त कर पाए और वो शिक्षा की इस अवस्था में, शिक्षा की इस जो अवस्था में भाग ले पाए, इतनी महंगी ना हो, ऐसी एक हमारी शिक्षा अवस्था होनी चाहिए। तो यही बात आज हमने इस प्रेस वार्ता के द्वारा छात्रों की गूंज की, इस कैंपेन की, इस मुहिम की प्रारंभ के बारे में कुछ बात आपके समक्ष रखे हैं। मैं हमारे 2 जो हमारे साथ युवा साथी आए हैं, उन दोनों का मैं आने वाले समय में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और उनके परिवारों ने और भारत के जो विभिन्न जो हमारे लगभग
22 लाख छात्रों ने जो नीट की परीक्षा दी है, जो लगभग 5 तो यहाँ पर ये तमाम परीक्षाओं में और शिक्षा को लेकर जो बहुत सारी जो धांधली की खबरें आ रही हैं परीक्षाओं में, और इन सब को लेकर एक बड़ा कैंपेन और उसमें छात्रों के साथ संवाद करने का, उनकी राय लेने का, इस तरह के भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं और उसी की जानकारी दे रहे थे गौरव गोगोई। और आज देश भर के तमाम इलाकों में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जी समीर जी, पूरे देश भर में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और ये कार्यक्रम भी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने पूरे देश भर में लॉन्च किया है। दिल्ली चलो अभियान इसको इन्होंने नाम दिया है और आज से ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रदर्शन होंगे जगह जगह। उसके बाद फिर 9 अगस्त को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन इसका होगा। उसमें प्रमुख मांग जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, पेपर लीक रोकने की, ये वो उसमें मुख्य मांगे हैं। जी बिल्कुल, तो ये सारी मुख्य मांगे हैं और इसको लेकर आज कई जगहों पर, रांची में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ भी इमरान प्रताप गढ़ी जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा भोपाल में, तिरुवनंतपुरम में, तमाम जगहों पर यानी देश भर में। और 9 अगस्त को एक बड़ा जो एक रैली होगी वो होगी दिल्ली में। तो इसको दिल्ली चलो अभियान नाम दिया गया है। छात्रों की गूंज ये कार्यक्रम है, कैंपेन है। इमरान प्रताप गढ़ी को सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर। रांची में उन्होंने इसके बारे में वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी है। विश्वविद्यालयों की बदहाली का मुद्दा उठाया है, फीस वृद्धि का मुद्दा उठाया है, हमारे सारे नेता उठाते रहते हैं। तो हम लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। हम किसी से प्रभावित नहीं हैं, हम सीधे सीधे इस देश के उन छात्रों के आंसुओं से प्रभावित हैं जो मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं नीट जैसा परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से। एक बहुत बड़ा जंग जीता है, जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर को वायुसेना विमान द्वारा लाया गया है, तो ऐसे नहीं कह सकते एक बहुत बड़ा मिशन जो है वो वायुसेना ने कंप्लीट किया, इसे आप कैसे? बिल्कुल, वायुसेना तो हमेशा हर मिशन को जीतती है। हमारे देश की वायुसेना, हमारे देश की थल सेना, हमारे देश की जल सेना, हमें गर्व है। उनको तो कोई मिशन दिया जाए वो तो जीतेंगे ही। लेकिन मुझे सरकार से पूछना है कि आपको अगर एक परीक्षा का पेपर पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ रही है तो शिक्षा मंत्रालय को खत्म कर दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए। शिक्षा मंत्री को विदिन ए मिनट हटा दीजिए। फिर उनकी जरूरत क्या है? मिलिट्री को दे दीजिए एग्जाम कराने की सारी प्रणाली, सारी प्रक्रिया। शिक्षा मंत्रालय का बजट किस लिए है? इतने सारे कर्मचारी और अधिकारी किस लिए बैठे हैं जब आप एक पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं? इस देश की सेना पे हम सबको गर्व है। उनको तो आप जो भी टास्क देंगे वो तो पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे देश की सेना बनी ही ऐसी है। उनके जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन क्या इस देश का कोई भी व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान के जज्बे को सैल्यूट करने को तैयार है? शिक्षा मंत्रालय के जज्बे को इस समय कोई सैल्यूट करने को तैयार है? नहीं, क्योंकि उन्होंने इस प्रणाली से, शिक्षा प्रणाली से, शिक्षा के जो भविष्य की प्रणाली है, भविष्य की जो उम्मीदें हैं, उस पर कुठाराघात किया है और लोग उसकी वजह से आहत हैं। छात्र मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। जी, तो ये छात्रों की गूंज ये कार्यक्रम एक बड़ा कैंपेन है और इसको लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं यूथ कांग्रेस और जो कांग्रेस का जो छात्र विंग है उसके कार्यकर्ता और छात्रों के साथ भी उनके संवाद का ये कार्यक्रम है। और इधर यानी शिक्षा की व्यवस्था कैसे उसको ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पर परीक्षा कराने के लिए सेना की मदद ली जा रही है, वायुसेना की मदद ली जा रही है और उधर शिक्षा प्रणाली कैसे काम कर रही है। आए दिन वहाँ पर NCERT के चैप्टर बदल दिए जाते हैं, पुराने हटाकर नए कर दिए जाते हैं या फिर उन चीजों को पढ़ाया जाता है जो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को सूट करते हैं। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस समय इसके अलावा भी सरकार अपने को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए कि जनादेश जब नहीं मिलता है तब क्या कुछ करती है, उसको लेकर भी सरकार की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। देश भर में कहाँ घोटाले हो रहे हैं, मंदिर तक को लूट लिया जा रहा है, उन सारी चीजों पर भले ही तब देश प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी के नेता खामोश हो, लेकिन दूसरी पार्टियां कैसे टूट सकती हैं, उनके सांसदों को हम अपनी तरफ कैसे कर सकते हैं, उसकी कवायद लगातार जारी है।
बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, पूरा तोड़फोड़ जो है जारी है। और इसमें मज़े की बात यह है कि पूरे देश भर में खबरें चल रही हैं कि कितने सांसद टूट गए, कितने कहाँ चले गए। बिरला जी को पत्र दे दिया गया, लेकिन जब बिरला जी से पूछा जाता है तो बिरला जी को पत्र नहीं मिलता है कि उनके पास कौन सा पत्र आया है। ये बड़े मज़े की बात हुई है। बहरहाल इसको भी हम सुनेंगे कि बिरला जी को क्यों नहीं मालूम कि कौन सा पत्र उनके पास आया है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लीडर हैं और कांग्रेस के लीडर भी रह चुके हैं लोकसभा में भी और हार गए चुनाव, उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई ये आप इनको बागी मत कहिए, ये असल में चोर हैं जो खुद को जेल जाने से बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बागी तो वह होता है जो पार्टी से इस्तीफा देकर अकेले चुनाव जीते, तो इनको बागी मत कहिए, ये चोर हैं। तो अधीर रंजन चौधरी को हम सुन सकते हैं कि वो किनको चोर कह रहे हैं और क्या कमजोरियां ममता बनर्जी की हैं उस पर भी वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि बीजेपी के पास 240 सांसद ही है और एनडीए गठबंधन के पास भी जो 2/3 बहुमत होता है उससे बहुत दूर है, तो यहाँ जितनी भी पार्टियां हो सकती हैं सबको तोड़कर वहां 2/3 बहुमत के करीब पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक की जो परिस्थितियां हैं कि सबको तोड़ लें तब भी शायद ही वहां पर पहुंच पाएं, लेकिन कोशिश पूरी जारी है। और सबसे ज्यादा ये अभी कोशिशें हो रही हैं पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में। तो पहले सुन लेते हैं, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तृणमूल कांग्रेस के वहां 20 सांसद जा चुके हैं अपनी पार्टी छोड़कर, और आने वाले दिनों में वो बीजेपी का ही संसद में समर्थन करेंगे, ये भी बात तय है। इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है और एक तरीके से कहा यह जा रहा है कि सरकार का पूरी तरह से संरक्षण है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि दबाव में डरा धमकाकर उनको सरकार का समर्थक बनाने की कोशिश की जा रही है और सरकार उसमें कामयाब भी हो रही है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जितने सांसद हैं ये बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर आए हैं, लेकिन अब वो संसद में बीजेपी का अगर समर्थन करेंगे तो ये जनमत का किस तरीके से अपमान होगा। सुनते हैं अधीर रंजन चौधरी को। ये बंगाल में जो हो रहे हैं ये बागियों नहीं, ये सब चोरों ने खुद को बचाने के लिए हिरासत में ना जाने पड़े, सिर्फ इसी मकसद से सत्तारूढ़ पार्टी की निर्देशों में आदेशों में ये शामिल हो चुके हैं। मकसद एक है कि जेल की सलाखों के पीछे ना सर ना पड़े, बाकी इनका कुछ नहीं है लेना देना। ये बागी बागी है, इसके पीछे ना एक जनता सामने है, ना पीछे है, ना दाया है, सब बाया है। ये ममता बनर्जी की दया से पैर छूते हुए ये लोग नुमाइंदे बन चुके हैं, बस यहीं तक। ममता बनर्जी अपनी जो कंपनी खोली थी, ये कंपनी की हाल देखिए, कंपनी धीरे धीरे बैंकक्रप्ट होते जा रहे हैं। तो कंपनी जब बैंकक्रप्ट होते जाएंगे सब भागदौड़ शुरू होते हैं, सारे चोर जाएंगे कहाँ? इस चोर को बचाएगा कौन? तो इस चोर को बचाने के लिए बीजेपी पार्टी अपने कंधे पे सारे गंदगी की बोझ उठाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बड़ा अद्भुत लग रहे हैं। अगर बागी हो तो ठीक है, बागी होना कोई गुनाह तो नहीं, लेकिन बागी मैं उनको ही मानूंगा जो टीएमसी की सिंबल छोड़कर त्यागपत्र देकर नए सिरे से चुनाव उतारते हुए जीत कर आए और खुद कहे कि मैं बागी हूं, तब वो बागी है। बागी का नहीं तो असम्मान हो जाएगी। बागी का भी एक चरित्र होता है ना, ये चरित्र की असम्मान हो जाएगी। ये बागी नहीं दागी है। हमारे वहां जो ज्यादा दिन जेल में रहते हैं ना, हम कहते हैं कि दागी है, ये दागी प्रिजनर है। तो ये बागी नहीं, ये दागी है। लेकिन सर और मैं ये भी कहूंगा कि ना चुनाव आयोग, तो ये वहाँ पर जो है, और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि बागी का भी सम्मान होता है, क्योंकि वो अपना नीतियों विचारधारा के आधार पर अगर किसी से अलग होता है, लेकिन जिस चीज़ जहाँ से वो कुछ मिला होता है उन सारी चीज़ को वो छोड़ कर आता है। ऐसा नहीं कि आप जीत कर आए हैं किसी पार्टी के सिंबल पर और जिसको हरा कर आए हैं अब जाकर आप उसके साथ बैठ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, तो ये है। लेकिन अब जो 2/3 की बात चल रही है, इसको लेकर बड़ा संशय बना हुआ है, और इसको अगर 2/3
तिहाई की बात है तो ओम बिरला साहब अब तक फैसला क्यों नहीं दे देते? 2/3 तो हो चुके हैं, शिवसेना यूबीटी के भी और इनके भी तो अब तक फैसला, तृणमूल कांग्रेस से इस पर फैसला क्यों नहीं देना? मान्यता दे विलय को। अब तो टीएमसी वालों ने पार्टी भी हड़प ली है। पार्टी भी हड़प ली है, दूसरी पार्टी भी हो गया है, तो मतलब वहाँ तो अजीब ही खेला चल रहा है। दिल्ली वाले जो हैं वो शामिल हो गए एनसीपीआई में, और बंगाल वाले जो उन्होंने ममता बनर्जी को बाहर कर दिया। गजब खेल चल रहा है, और चुनाव आयोग जो है वो भी उस अच्छे तरीके से खेल में शामिल है। बहरहाल, लेकिन कल समीर जी दोबारा से अनिल देसाई और अरविंद सावंत जो शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, ये जाकर कल शाम को फिर मिले ओम बिरला साहब से, और ओम बिरला साहब से उन्होंने कहा कि भाई आप हमको वो पत्र दिखा दीजिए जो पत्र आपको मिला है कि 2/3 लोग कौन कौन उसमें शामिल है, क्या क्या पत्र मिला है, हमको दिखा दीजिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास वो पत्र नहीं है, अभी व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है। तो व्यवस्था ठीक नहीं, व्यवस्था ठीक हो जाए तब वो पत्र दिखा दीजिएगा। यानी वो पत्र समीर जी ना तो पत्र फर्जी है, और दूसरा पहले जिस तरीके से टीएमसी के सांसदों का आया था, पहले कोई सा पत्र आया, बाद में वो पत्र बदल गया। जब उसमें जिनके नाम थे वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो दिए, हम तो है ही नहीं है, तो है ही नहीं, तो वो पत्र बदल गया। तो ये पत्र भी ओम बिरला साहब के यहाँ बदल जाते हैं, ऐसा लगता है फिर, या फिर आप दिखाइए पत्र कहाँ है। अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने कल मुलाकात करने के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है वो हम लोग बिल्कुल ये सारी बातें, सारी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी कि ओम बिरला से मिलने के बाद क्या कुछ उनसे संवाद हुआ, जब पत्र दिखाने को कहा गया कि जो बागी सांसद हैं उनका पत्र दिखा दीजिए, तब फिर क्या रहा, सुन लेते हैं। अरविंद सावंत शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, दोनों सांसद मिलने गए थे वहाँ पर, और क्या कुछ बातचीत हुई वो बता रहे हैं। आज आप जानते हो कि हमने जब ये बातें खबरें चल रही थी, 14 तारीख को आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने सभी सांसदों की मीटिंग जब ली थी, तब इनमें से बहुत सारे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस में या प्रत्यक्ष रूप में वहां मौजूद थे। 4 दिन के अंदर 18 दिन खबरें आने लगी कि जा रहे, तो हमने पार्टी की तरफ से एक पत्र माननीय लोकसभा अध्यक्ष को दिया कि अगर कुछ खबरें आ रही उस खबरों को लेकर हमारा कोई सदस्य आपके पास कोई चिट्ठी लिखता है, या सब मिलकर कोई चिट्ठी लिखते हैं या कुछ मांग करते हैं, तो उसकी जानकारी हमें दी जाए, ताकि उसके बारे में कानूनन, क्योंकि पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी करके चुनाव लड़ी है, उस पार्टी से सारे सदस्य चुनकर आए हैं, हमारा मशाल चुनाव चिन्ह लेकर चुनकर आए हैं। उनके ए फॉर्म पर माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने एबी फॉर्म उन्हें दिए, उनका प्रचार उद्धव साहब ठाकरे जी ने किया, लाखों शिवसैनिकों ने किया है। तो ये सारा शिवसेना का मामला है, और ऐसी स्थिति में अगर वो छोड़कर जा रहे हैं तो कारण कुछ भी बताए तो उसको कानूनन व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कानूनी व्यवस्था नहीं है तो दबाव तंत्र के अनुसार नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने आज उनसे मांग की थी कि हमें आप अगर कोई निर्णय लेने के पहले आप हमसे बात करिए। उस तहत उन्होंने हमें पत्र लिखा कि 24 जून को 5 बजे आपको आना है। तो मैं और हमारे लोकसभा के हमारे जो मुख्य प्रतोद है अनिल देसाई जी, चीफ व्हिप है हमारे पार्टी के, हम दोनों जाकर आज आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष से मिले। हमने फिर दोबारा पर्ची दे दी आज, और उसने कहा कि कानूनन प्रावधान, संविधान में जो प्रावधान है, जिस शेड्यूल की बार बार बात पूरे 4 बरस चल रही है, उस प्रावधान के तहत कोई निर्णय होना चाहिए, गलत निर्णय नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने उनको चिट्ठी दे दी। उसके साथ में आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब का जो कि जिक्र अभी उन्होंने किया, वो भी चिट्ठी दे दी है। उनके साथ में बात करते से उनसे हमने पूछा वहां से क्या प्रस्ताव कोई आया है तो आप हमें वो चिट्ठी दीजिए ताकि हम अपना खुलासा करें। तो उन्होंने कहा मुझे आया तो, लेकिन अभी हम दे नहीं पा रहे। अब जब हमारे सारी जो वहाँ की व्यवस्था है, उनकी सेक्रेटरी या लॉ जो कोई लॉ के एडवाइजर होंगे, उनके मुताबिक बात करके हमें उसका जवाब देंगे। वो जवाब आने के बाद भी हम देखेंगे। लेकिन अभी तक तो उन्होंने कहा पूरी बात है, आपको प्रश्न ही नहीं रहेगा, इसके लिए पूरी बात है। अभी उसके बाद में फिर हमारे अनिल देसाई साहब ने, जो हमने कहा एक सेंटेंस प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्या प्रावधान है, तो अनिल देसाई साहब ने उनको बताया कि ये संविधान के तहत प्रावधान है। वो प्रावधान अनिल देसाई जी बताएंगे कि क्या एक गुट को मान्यता मिल सकती है या कोई सदस्य जाकर कोई भी मर्ज कर सकता है। इसके बारे में जो प्रावधान संविधान में, वो प्रावधान अनिल देसाई जी को मैं विनती करता हूँ आप बताएं, और उसके बाद में उसका सुन लीजिए आप।
तो ये वहाँ पूरी जानकारी दी। क्या उनकी ओम बिरला साहब से बात हुई है? और चूंकि जो बागी सांसद हैं उनको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है, तो सवाल ये है कि आखिर तो लंबी सूची भी नहीं थी, अमलेंदु जी 6 ही लोग थे, उनकी सूची तो दे देनी चाहिए थी। और नहीं तो उनको तो इतना याद भी रहा होगा कि कौन नाम आए थे, कौन कौन लोग हमसे मिले हैं। हाँ, कौन कौन लोग मिले हैं तो नाम बता देते। अब चर्चा जो आ रही है ये आ रही है कि अब वो जो है वो कानूनी सलाह जो है वो ले रहे हैं। अब कानूनी सलाह क्या ले रहे हैं समीर जी? अब सवाल तो ये कि कानूनी सलाह आप लेंगे तो लेंगे क्या, किससे आप कानूनी सलाह लेंगे? और कानूनी सलाह आपको कौन क्या दे देगा? कानून से अलग हटकर तो सलाह दे नहीं देगा। और कानून जब स्पष्ट है तो सीधे सीधे फैसला लीजिए। तो लेकिन आप पूरा तरीके से फैसला भी नहीं ले पा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। लेकिन समीर जी ठीक है, आप कानूनी फैसला लें या ना लें, आपको 6 लोगों की लिस्ट नहीं मालूम, आपको 27-20 लोगों की भी लिस्ट नहीं मालूम, लेकिन ये बिना आपके कार्यालय से लीक हुए ये खबरें फिर चल कैसे रही हैं कि कितने लोगों ने पत्र दे दिया, कितने लोगों ने पत्र नहीं दिया, इसको भी लेकर सवाल उठते हैं निश्चित तौर पर। तो ये सवाल जो है वो अभी तक इन सवालों के जवाब जो हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं। और ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो पूरे संस्थाओं के अंदर चल रहा है। यानी बीजेपी के इशारे पे ही जो है हर तरीके से काम किया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये समझा जा सकता है कि भाई आपको तुरंत बता देना चाहिए था कि किन लोगों के पत्र आ गए हैं, दस्तखत दिखा दो, असली हैं कि नकली हैं। ये भी है, तो अब वो पत्र भी नहीं दिखाया जा रहा है और वो मालूम भी नहीं पड़ रहा है। तो ये चल रहा है। ये सारी जो कार्रवाई है यहाँ पर ये लोगों को देखकर, पार्टियों को देखकर ये होती है। यानी जहाँ पर अपना पक्ष होता है, जैसे अब चाहे हम अयोध्या में या उज्जैन में देख रहे हैं, वह SIT ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी लेकिन किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं हो रही है। 3-3 शिकायतें वहाँ पर 10-12 दिन पहले दी जा चुकी हैं थाने में, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं हो रही है। सबको पता है क्या कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ और यही सवाल अब पूछा जा रहा है, विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर ED CBI ये जो जांच एजेंसियां हैं इतनी तत्परता से ये जो विपक्ष के लोग हैं उनके यहाँ कैसे पहुँच जाती हैं, और जहाँ सत्ता पक्ष के लोगों की बात आती है वहाँ उनको ये सारे रास्ते कहाँ वो भटक जाते हैं। तो ये अब यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में ज़मीन घोटाला हुआ है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर ले ली है, उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। जो सचिन पायलट हैं के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और राजस्थान के बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर ED CBI और ये जो जांच एजेंसियां हैं वो अचानक यहाँ पर धीमी कैसे पड़ जाती हैं। सुन लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। अभी इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके तमाम परिजन एक बहुत बड़े जमीन के मामले में उनका नाम सामने आया है। अब सवाल ये उठता है, जब नैतिकता की बात आती है, जब करप्शन की बात आती है या अपने पद का दुरुपयोग की बात आती है, तो भाजपा के दुगने मापदंड क्यों हैं, दोहरे मापदंड हैं। अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि जो इतना बड़ा खुलासा किया है, जो अखबार में हमने देखा कल, उससे पूरे देश में चर्चा बन गई है कि जो पदों पर बैठेंगे और जो भाजपा बोलती थी, प्रधानमंत्री बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब ठीक उसके उल्टा पद पर आसीन होने के बाद जो आरोप लगे हैं, अगर उसका स्पष्टीकरण आता है तो हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डबल स्पीक है, जो दोहरी लैंग्वेज है कि मापदंड अपने लिए कुछ और औरों के लिए कुछ और, ये मैं समझता हूं बड़ा गलत है। और पूरे प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है कि इसमें हकीकत क्या है। अगर ये मसला गलत है या इसमें कोई षड्यंत्र है, उसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन जो तथ्यों के आधार पर प्रकाशित हुआ है, उसका मुझे लगता है कि पूरे देश में ये अब लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एजेंसीज का दुरुपयोग कर कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना चाहती है। कांग्रेस के कोई नेता हों, या तो दबाव में वो भाजपा ज्वाइन कर लें, या उनके ऊपर फिर CBI, ED, इनकम टैक्स पूरे ताबड़तोड़ हमले हो जाते हैं, उनका चरित्र हनन होता है मीडिया के अंदर। और उनके जो पद पे लोग बैठे हैं, और ये पहला प्रकरण नहीं है, ऐसे बहुत प्रकरण हुए हैं, उस पर कोई जवाब नहीं। अभी तक किसी भाजपा के नेता का कोई जवाब नहीं आया, कोई खंडन नहीं आया। तो ये जो है, इस देश में जो हालात पैदा हो गए वो जनता के सामने हैं। और मुझे लगता है कि ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। अगर पद पे कोई व्यक्ति बैठा है, शपथ ले रखी है संविधान की, तो उसके नियम कायदे के आधार पर उनको काम करना चाहिए। और इतना बड़ा अगर खुलासा हुआ है तो निश्चित रूप से
जांच होनी चाहिए और पता पड़ना चाहिए कि इसमें कितना मिसयूज हुआ है, कहाँ गड़बड़ी पाई गई है। ये बड़ा प्रकरण है, मुझे लगता है इस पे जवाब भाजपा की तरफ से आना चाहिए। सर, राम मंदिर के डोनेशन को लेके भी सर गड़बड़ी की बात आ रही है, उस पर बीएचपी कह रही है कि एफआईआर होना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब ये अगर बीएचपी बोल रही है तो हम समझ सकते हैं। पहली बात, किसी भी धार्मिक संस्था, धार्मिक स्थान या धार्मिक मुद्दे पर अगर कोई व्यक्ति और या कोई और अन्य इस प्रकार की गड़बड़ी होती है तो बहुत दुखद है। और जो इतना प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है उस पर अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये चौतरफा इस पर आरोप लगे हैं कि करोड़ों रुपए का इसमें गबन हुआ है, हेराफेरी की गई है, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इस पर भी सरकार को निसंकोच होकर जांच बिठानी चाहिए। जो लोग आरोपी, किसी के भी वो हमदर्द हो सकते हैं, सत्ता के विपक्ष के, लेकिन अगर भगवान के नाम पर आप वोट लेने में नहीं संकोच करते हो तो उनके नाम पर चोरी हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है, ऐसे आरोप लगे हैं, तो उस पर भी जांच होनी चाहिए। अभी तक कोई जांच घटित नहीं करी, ना तो प्रदेश सरकार ने करी, ना केंद्र सरकार ने करी। तो लगातार ऐसे मसले उठ रहे हैं। और जैसा मैं पहले कई बार कह चुका हूं, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसका एक ही फोकस है, एक ही एजेंडा है कि किसी प्रकार एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट इस देश में लाया जाए। 400 पार की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी चुनाव से पहले 2024 में, 240 सीट आई। अब 240 सीट से सरकार चल सकती है, लेकिन वो संविधान में जो परिवर्तन करना चाहते हैं, जो एक गैर कानूनी इलीगल परिसीमन करना चाहते हैं, उसके लिए संख्या बल चाहिए 2/3 का बहुमत, वो एन कैन पिकेंड हासिल कर रहे हैं। उसमें चाहे वो शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों के सांसदों को इधर उधर लाकर वो अपना बहुमत साबित कर ऐसा लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर परिसीमन को लागू करना और अपने इच्छानुसार लागू करना। अभी जनगणना नहीं हुई है, जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनता है, उस आयोग की सिफारिश के बाद परिसीमन होता है। ये सरकार उल्टा कर रही है। ये महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन लागू कराकर अपना राजनीतिक हित साधना चाहती है। और ये पूरा देश जानता है कि जब आपके पास मैंडेट नहीं है, बहुमत नहीं है, किस जुगाड़ से और किस खुलेआम तरीके से, नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आप सांसदों को अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं। पूरा देश इस बात को देख रहा है और बहुत दुख है, लेकिन विपक्ष इसका सामना करेगा, पूरी ताकत से करेगा। 6 दिन बीत चुके हैं प्रशिक्षण से। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं और ख़ासकर ज़मीन का घोटाला है और ये अयोध्या में जो चंद चढ़ावा चोरी का मामला है, इसको लेकर गिर रहे हैं और उसको पाप बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रही। जांच तो वहाँ पर राज्य सरकार ने गठित कर दी, उसने रिपोर्ट भी दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़मीन घोटाले पर लीपापोती कर दी गई है, उसी तरीके से इस पर भी कर दी जाएगी। लेकिन शायद लीपापोती इस बार आसान नहीं है, क्योंकि इस पर अयोध्या के और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में एक उबाल है। और तमाम जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं वही इसमें सबसे ज़्यादा अपनी पार्टी और अपनी सरकार के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल समझिए, अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ बीजेपी के ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है कि 6 महीने से खबर जो थी ये दबी हुई थी, और 6 महीने पहले ही जो था दे दिया गया था। कोई मंत्री जो था उसको रुकवाया हुआ था, वो कौन मंत्री है इसको रुकवाया हुआ था, ये भी चर्चाएं चल रही हैं। पता नहीं डॉक्टर मोहन यादव को मालूम होगा या उस अखबार को मालूम होगा जिसने छापी है, हमें क्या मालूम उसके बारे में, लेकिन चर्चाएं इस तरीके सब चल रही हैं कि 6 महीने तक इंतजार करने के बाद ये खबर जो है वो प्रकाशित हुई है। और कल तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जीतू पटवारी और पवन खेड़ा ने, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें रखी गई, बहुत से नए आरोप जो थे लगाए गए और ये मांग की गई कि सरकार जो है इस पर और बीजेपी इस पर श्वेत पत्र जारी करे। लेकिन बीजेपी तो श्वेत पत्र जारी करने को तैयार ही नहीं है। प्रधानमंत्री जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब वो देखिए किस तरीके से, मतलब अब खाने का तो पता नहीं क्या है, नारे तो लग रहे थे चौकीदार चोर है पहले, लेकिन वो खाने खूब दे रहे हैं, ये तो साफ समझ में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। लेकिन समिति जो सचिन पायलट कह रहे थे कि भाई ये विपक्ष के यहाँ तो ईडी सीबीआई पहुंच जाती है और अब यहाँ क्यों नहीं पहुँच रही है, चाहे वो राम मंदिर चोरी का हो और चाहे ज़मीनों के घोटाले का हो। इसको लेकर कल यूथ कांग्रेस के नेता हैं अभिषेक परमार वहाँ भोपाल में, वो ईडी के दफ्तर पहुँच गए कि भाई आपका जीपीएस जो है वो विपक्ष के यहाँ तो पहुँच जाता ही है, यहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहा है। सोचे कि कम से कम याद दिला दे, तो याद दिलाने के बाद अब पहुँचता है कि नहीं, लेकिन याद दिलाने का काम किया तो देखते हैं किस तरीके से वो जो
युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वो गए वहां पर और उन्होंने याद दिलाया कि आपका जीपीएस अगर खराब नहीं काम ना कर रहा हो तो आपको हम बता दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा घोटाला हुआ है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, और अदालत में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इतनी फटकार सुनने के बाद भी इन जांच एजेंसियों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये दबाव है या फिर क्या है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन इस तरह के मामलों में जहां सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों का मामला होता है वहां वो नहीं पहुंच पाती हैं। बहुत सारी ये तमाम ये मुद्दे हैं जिन पर सरकार घिरी है, लेकिन सरकार को क्या करना है उसका एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। और इमरजेंसी की आज बरसी, 91वीं बरसी उसकी मनाई जा रही है। और लेकिन 9वीं क्लास में, एनसीईआरटी में 9वीं क्लास में उसमें एक चैप्टर जोड़ा गया है इमरजेंसी पर, उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है कि आखिर उसको जोड़ने की क्या ज़रूरत है। यहाँ तमाम चैप्टर ज़रूरी जो पाठ्यक्रम से बहुत सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं उस पर कोई जवाब एनसीईआरटी का नहीं आता है, लेकिन इसको जोड़ने के पीछे ये राजनीति हो रही है। क्या हो रहा है, किस वजह से, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी नहीं पूरा विपक्ष हमलावर है और सवाल पूछ रहा है कि आखिर किताबों में और उनमें आपको इस तरह की राजनीति क्यों करनी पड़ रही है। तो ये है जो हम लोग देख रहे थे। अभी एनसीईआरटी की बात करते हैं, ये वो विजुअल हैं जहां ईडी के दफ्तर पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत परमार पहुंचते हैं, यूथ कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, यूथ कांग्रेस के, और वो बताते हैं कि आपका जीपीएस यानी जो आपको दिशा बताता है खराब है, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि कहां कहां घपला हुआ है जहां ईडी और सीबीआई जा सकती है, जहाँ ईडी सीबीआई जा सकती है। और आप नहीं पहुंच पाने, इसको हम लोग देख भी सकते हैं समय की फुल स्क्रीन भी कि आखिर बात क्या हो रही है। एक बार सुन लेते हैं कि कुछ बातचीत हो सकता है हमारे समझ में भी आए कि दोनों के बीच क्या वार्ता हो रही है वहां पे। नहीं हम अंदर बात करेंगे अधिकारी से। ऐसी बात नहीं है, बुला लीजिए, क्यों आप यहीं बुला लीजिए, आप यही क्या रिसीविंग चाहिए ना, रिसीविंग क्या बात करनी है ना भैया। अरे ईडी पूरे देश में छापे मार रही है, हम जाके बात नहीं करें अधिकारी से, तो साहब से बोलिए ना, हम यहीं बैठ जाएंगे, हम यहीं बैठ जाएंगे। हम शांति से देख के साहब से बात करना चाह रहे हैं। चलो साहब से पूछ लेते हैं। हाँ साहब से पूछ लो। हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखने आए हैं, कोई वो बात नहीं करने आए। ये गेट खोल दीजिए, कोई हम वो नहीं ना कर रहे हैं बात करने के लिए। गुंडे बदमाश उठ रहे थे ना, डाका डालने आए सर, वो नहीं है आपके साथ में बात नहीं हो रही। तो ये हम क्या करें, हम पीछे जाते हैं, हम पीछे खड़े हो जाते हैं। हम कोई बोल रहे ना सर, हम आ जाते हैं, खोल दीजिए, हम गेट आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। आ रहे हैं ना, फोटो लीजिए। हाँ हम आ रहे हैं, कभी सर हम लोग कोई वो नहीं कर रहे हैं। तो सर हमारा सर ये निवेदन है सर आपसे कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लगातार समाचार पत्रों में देखने को मिल रहा है, जब से मोहन यादव सीएम बने उस दिनांक से उनने, उनके पुत्र ने, उनके रिश्तेदारों ने, भाई भतीजों ने सैकड़ों एकड़ जमीनें खरीदी। नहीं सर, एक मिनट बोल दिए सर, मैं बोल रहा हूँ सर, कंप्लीट कर लेंगे सर। हमारा सर ये निवेदन है कि ईडी इसकी जांच करे कि ये पैसा कहाँ से आया, किसका आया। सर ये गरीब लोगों को दबा के, किसानों को ब्लैकमेल करके ये जमीनें खरीदी गई है सर। ये सर मैं नहीं कह रहा हूँ, या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ दिखा रहा है, पूरा देश देख रहा है सर। मुझे उम्मीद है कि आप सर इसकी उचित कार्रवाई करेंगे सर। सर ये आपका सर मैं दे रहा हूँ सर, एक सर ये दीजिए आप सर, एक रिसीविंग दे दीजिए आप सर, निवेदन है सर हमारा सर, रिसीविंग। तो हाँ, अब गए और उनको बताया ये शिकायतें हैं, और अब उसके बाद ये देखना है कि क्या उस पर संज्ञान लिया जाता है, क्या नहीं लिया जाता है। लेकिन शिकायत ईडी तक पहुंच गई है, इसीलिए तस्वीर भी खिंचवा ली अभिजीत परमार, खिंचवा ली, उसको जारी भी कर दिया है। अब ईडी ये नहीं कह सकती कि साहब हमको शिकायत नहीं मिली, अखबार पढ़ते नहीं। भाई हमारे सीजीआई तो नहीं पढ़ते हैं, वो तो नहीं पढ़ते हैं सीजीआई साहब, वो तो कह चुके हैं कि अखबार में कुछ भी छप जाएगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी, तो वो तो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ईडी को जो है वो अखबार के साथ साथ शिकायत भी लिखित में पहुंचा दी गई है और रिसीव करा दिया गया। अब देखते हैं ईडी इस पर क्या कार्रवाई करती है। कोर्ट तो सदा संज्ञान नहीं लेगा, ये तो समझ में आता है, लेकिन ईडी अब क्या, ईडी इस पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन समीर जी, ईडी की कार्रवाई तो जो होगी वो होगी, और जिसकी आप चर्चा कर रहे थे वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब एनसीईआरटी की 9वीं की जो क्लास है उसमें अब इमरजेंसी पढ़ाई जाएगी। अब इमरजेंसी में क्या पढ़ाया जाएगा, अब ये सामने आ जाएगा। आज इस पर जब काफ़ी बवाल हुआ तो एनसीईआरटी की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी करके ये बताया गया कि जो
टेक्स्ट बुक हैं एनसीईआरटी ने अपनी भाषा की जो टेक्स्ट बुक हैं उनके नाम भारत की नदियों पर रखे हैं, लेकिन ये कक्षा 9 की जो पुस्तक है इसमें इमरजेंसी में क्या पढ़ाया जाएगा इसके विषय में उनकी विज्ञप्ति जो है वो खामोश रहती है। वो हम उनकी विज्ञप्ति भी देख सकते हैं और उसमें आप बता भी सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा, बिल्कुल क्या क्या चर्चाएं चल रही बिल्कुल वो जो कि एनसीईआरटी ने जो अपना प्रेस रिलीज जारी की उसमें कहा है कि ये अपनी भाषा की टेक्स्ट बुक्स का नाम भारत की नदियों के नाम पर रखा है। कृष्णा नाम कृष्णा नदी के नाम पर रखा गया है, हिंदी टेक्स्ट बुक का नाम गंगा रखा गया है, इंग्लिश का नाम कावेरी रखा गया है, उर्दू का नाम जमुना रखा गया है, इसी तरह कन्नड़ टेक्स्ट बुक का नाम कृष्णा रखा गया है क्योंकि ये कर्नाटक में बहने वाली मुख्य नदियों में से एक है। इस टेक्स्ट बुक के चैप्टर 6 में बैलेंस्ड डाइट के बारे में बताया गया है। पेज 63 पर एक अलग हेडिंग बैलेंस डाइट के तहत भी कवर किया गया है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह की खाने की चीज़ें शामिल हैं। टेक्स्ट बुक में कहीं भी वेजिटेरियनिज्म के बारे में बताया उसे सही नहीं ठहराया गया है, न ही नॉन वेजिटेरियन खाने का विरोध किया गया है। भाई इमरजेंसी का कोई इसमें जो सवाल पूछा जा रहा है उसका कोई जिक्र नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं है कि इमरजेंसी पर ये क्या कह रही है। प्रेस रिलीज जारी करना एक तरफा संवाद है, तो एक तरफा संवाद में आपसे कोई सवाल पूछ भी नहीं सकता। एक तरफा संवाद में कोई जो है वो आपसे कोई सवाल पूछ नहीं सकता है और आपने पूछेगा तो आपने कहेंगे कि हम तो स्पष्टीकरण दे चुके हैं, हम तो स्पष्टीकरण दे चुके हैं, हमारी विज्ञप्ति पढ़ लो, हमने दे दिया स्पष्टीकरण, ये है। लेकिन समीर जी ये जिस तरीके से शामिल किया जाया है इसको लेकर एनसीईआरटी की 9वीं की क्लास में आपातकाल पर एक सेक्शन जो शामिल किया जा रहा है, इसको लेकर काफ़ी जो है ऊधम मचा हुआ है और इसको कांग्रेस के नेता हैं जयवर्धन सिंह, मध्य प्रदेश में विधायक भी हैं, वो जो है इसको लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सिर्फ एक ही नीति और सोच है, लोगों के मन में भ्रम पैदा करना, और कह रहे हैं कि ये इतनी बेशर्म सरकार है कि जो शिक्षा में भी छात्रों को दी जानी है उसमें भी राजनीति कर रही है। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं जयवर्धन सिंह क्या कह रहे हैं। विधायक हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं और एनसीईआरटी किताब में इमरजेंसी के चैप्टर को जोड़ने को लेकर क्या कह रहे हैं। मैंने कहा कि भाजपा की एक ही नीति है, एक ही सोच है कि किस प्रकार से जनता के मन में भ्रम पैदा करें, जनता के माइंड को डाइवर्ट करें। आज एक युवा चाहता है कि वो इस देश के लिए काम करे, उसको अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो शिक्षा एनसीईआरटी के माध्यम से मिले, चाहे वो शिक्षा सीबीएसई के माध्यम से मिले, आईएससी के माध्यम से मिले, एमपी या छत्तीसगढ़ के बोर्ड के माध्यम से मिले, या फिर उच्च शिक्षा के माध्यम से मिले। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है, ऐसी बेशरम पार्टी है जो बच्चों के किताबों में भी राजनीति कर रही है। ये इनकी हल्की सोच है। कांग्रेस ने अनेकों दशकों तक राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करी। कांग्रेस ने कभी भी बच्चों के भविष्य के साथ भ्रष्टाचार नहीं किया। ये पहली सरकार है देश के इतिहास में जो युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, अन्याय कर रही है। और जो इतना बड़ा पाप भाजपा सरकार ने किया है नीट घोटाले के माध्यम से, सीबीएसई घोटाले के माध्यम से, जनता को कभी माफ नहीं करेगी। और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में, विशेषकर 2028 में छत्तीसगढ़ में भी और 29 में पूरे देश भर में बड़ा परिवर्तन आएगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी। सर एमपीसीएम का तो राजनीति यहाँ पर शिक्षा में, और सबसे बड़ी बात यह कि 9वीं क्लास 10वीं क्लास के बच्चों के पाठ्यक्रम में वहाँ पर अपनी राजनीतिक एजेंडे को थोपना, ये कहा था कि इसको लेकर विपक्ष के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियां भी सवाल उठा रही हैं। एनसीपी की सांसद हैं सुप्रिया सुले, वो भी इसको लेकर सरकार को घेर रही हैं कि यहाँ पर आप 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों के पाठ्यक्रम में अपना एजेंडा अगर चला रहे हैं तो ये बहुत ही गलत काम है, ये ठीक नहीं है। सुन लेते हैं क्या कहा है सुप्रिया सुले ने इस इमरजेंसी के चैप्टर को 9वीं क्लास के पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर। मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा है, दुख की बात है कि शिक्षा और पढ़ाई में आज राजनीति लाई जा रही है, बहुत दुख की बात है। लोग मंसरवाड़ी और मुंबई लोकल का जिस तरह मर्डर हुआ, रेलवे को लेकर आप रेलवे की तरफ से काफी आवाज उठा देते पहले। नहीं, सिर्फ रेलवे का इश्यू नहीं है, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यू है। पूना सिटी में और पूना डिस्ट्रिक्ट में क्राइम बढ़ रहा है और डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रही। हर चैनल को रोज देखिए आप, वर्तमान आप न्यूज़पेपर पढ़िए,
आपको पता चलेगा कि पूना डिस्ट्रिक्ट और पूना सिटी में उससे भी ज्यादा क्राइम बहुत बढ़ रहा है। तो ये उसको राजनीति को लेकर चिंता जताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो स्पष्टीकरण भी आया एनसीईआरटी का वो हम लोगों ने देखा, उसमें मूल सवाल पर कोई बात ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। बिल्कुल मूल सवाल पर कोई चर्चा नहीं है और इमरजेंसी क्यों लगी इस पर कोई चर्चा नहीं है। और ये भी कोई चर्चा नहीं है कि क्या इमरजेंसी असंवैधानिक थी। जी हाँ, ये भी सवाल है समीर जी। आज जो कुछ किया जा रहा है वो सब असंवैधानिक है। नोटबंदी से लेकर समीर जी और जीएसटी तक जो सब लागू किया गया वो सब एक तरीके से असंवैधानिक ही है। तमाम कानून जो वित्त विधेयक बनाकर पास करा दिए गए और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी भी है कि तमाम जो कानून जो हैं वो वित्त विधेयक बनाकर आपने पास कर दिए। तो यानी अगर सुप्रीम कोर्ट चाह ले, लेकिन चाहेगा नहीं, अगर वो चाह ले तो ये सारे कानून रद्द हो जाएंगे। ये भी सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि जो इमरजेंसी में किया गया या इमरजेंसी लागू करने के हालात पैदा क्यों हुए। इमरजेंसी के हालात पैदा करने वाले लोग ही जो हैं वो आज कह रहे हैं कि आपातकाल बुरा था, लेकिन जिन्होंने आपातकाल देखा है समीर जी, उनसे पूछा जा सकता है कि आपातकाल अच्छा था कि बुरा था। वही तो, ये बड़ी बहुत ही दिलचस्प बात है अमलेंदु जी। ये हमारी बहुत सारे लोगों से आप सब भी बात किए होंगे। आम आदमी उस वक्त का, वो लोग तो काफ़ी अब लोग बुजुर्ग हो गए हैं, वो लोग कहते हैं कि इमरजेंसी के दौरान जो व्यवस्था काम कर रही थी उससे ज़्यादा बेहतरीन और ईमानदार व्यवस्था आज तक कभी आई ही नहीं, न तो कांग्रेस की सरकारों में और ना ही अब की सरकारों में। हाँ, लेकिन ये इस तर्क से हालांकि इमरजेंसी का समर्थन इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो भाई एक इमरजेंसी का ही प्रावधान है, इमरजेंसी का है। हाँ। तो इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो जो है मतलब कहने का मतलब ये उसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू है बिल्कुल। सबसे बड़ी बात समझिए ये है कि जब मतलब बीजेपी का जो पूर्व अवतार था जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी के लोग जो थे वो जाकर ये कहने लगे सेना से और पुलिस से कि आप विद्रोह कर दीजिए। आप सरकार का कहना अगर आज इसी तरीके का समीर जी आह्वान कोई कर दे कि सेना जो है वो मोदी जी की बात नहीं सुने और पुलिस जो है मोदी जी की बात नहीं सुने, तब उसका क्या हाल करेंगे। या ना कहने पे तो भारत भूषण तिवारी बना दिया जा रहा है। बिल्कुल सबके सामने गोली मार दी जा रही है। सामने गोली मार दी जा रही है। तो आप समझिए कितने जो एनकाउंटर इसी तरीके से हो जाएंगे। तो ये जो है तो ये इमरजेंसी को लेकर चर्चा सब चल रही है, लेकिन आप उसको इसमें शामिल कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं और महाराष्ट्र में विधायक हैं विजय वडेट्टीवार, वो इसको लेकर क्या कहना है वो भी हम लोग सुन लेते हैं विजय वडेट्टीवार को कि जिस तरीके से 9वीं की कक्षा में एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में इस चैप्टर को शामिल किया गया और उस चैप्टर में है क्या। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप उसके जरिए 9वीं क्लास के छात्रों को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। चैप्टर उसमें डाला जा रहा है, क्या लगता है किस तरीके से? नहीं, ये देखो, ये जो गुमराह करने की राजनीति देश में चल रही है, इतिहास को तरोड़ मरोड़ करना, गलत बातें फैलाना, गलत अफवाहें करना, अभी बच्चों के भविष्य के साथ में भी गलत कुछ बढ़ाने की कोशिश करना। एनसीईआरटी ने उस वक्त की जो परिस्थिति थी ये घोषित उन्होंने डिक्लेयर करके इमरजेंसी लागू की थी। ये कोई ऐसा नहीं थी छुपा एजेंडा। आज जो चल रहा है, आज तो विदाउट डिक्लेयर इमरजेंसी चल रही है। कोई सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, ये स्थिति आज की है। तो इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये गलत रास्ते पर नई पीढ़ी को लेके जाने का ये प्रयास है। सर, विदेश मंत्रालय की तरफ से और ये लोग बहुत होशियार बच्चे आजकल के, एआई का भी उनके पास में पर्याय सब ढूंढेंगे। ये कोई डालेंगे तो इसको ही मानेंगे नहीं। पुरानी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र और साथ साथ इंडिया में भी होना चाहिए, ऐसा बयान सना मलिक जी ने किया है। पॉलीगामी के लेके उन्होंने पाकिस्तान के लॉ का पाकिस्तान में जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है वैसे ही लॉ भारत में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। नहीं, सना मलिक ने क्या कहा ये मैंने सुना नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो भाजपा के साथ है, ऐसे हिंदुत्व भरे। तो ये इस पाठ्यक्रम में इमरजेंसी के चैप्टर को क्या पढ़ाया जाएगा, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि इसके जरिए अपनी राजनीतिक विचारधारा को थोपने की छात्रों पर कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं इमरजेंसी को लेकर भी और क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन सरकार इन जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन मुद्दों के बजाय उसका ध्यान तमाम ऐसी चीज़ों पर है जिससे उसको फ़ायदा होना है। इधर एक सरकार और कर भी क्या कर रही, सरकार के तमाम जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में कोई समन्वय भी है कि नहीं है अमलेंदु जी, ये भी दिखाई पड़ रहा है। कल विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट तो आपकी नागरिकता का कोई दस्तावेज है ही नहीं। अब सवाल ये है कि भाई नागरिकता का दस्तावेज
व्यक्ति के पास है कौन सा? नहीं अच्छा, अब ये भी पूछा जाए कि तो फिर पासपोर्ट आपने बना क्यों दिया? मतलब कोई किसी अमेरिकी की नागरिक का जो आप पासपोर्ट बना देंगे, भारतीय पासपोर्ट? अगर भारत की नागरिकता का जो है वो प्रमाण पत्र नहीं है पासपोर्ट, तो अमेरिका का नागरिक यहाँ आकर पासपोर्ट बनवा लेगा? दाऊद इब्राहिम आकर यहाँ पासपोर्ट बनवा लेगा, ओसामा बिन लादेन आकर यहाँ पासपोर्ट बनवा लेगा भारत का? मतलब कहना क्या चाहते हैं जयशंकर जी? सवाल तो ये है कि मतलब पासपोर्ट जो है, भारतीय पासपोर्ट अरे गहरे नत्थु खाने किसी को भी जारी कर दिया जाता है, ये कहना चाहता है क्या विदेश मंत्रालय? बड़ा सवाल है। लेकिन समीर जी, इसके पीछे क्या चल रहा है और किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है और बीजेपी की सरकारें बनाई जा रही हैं, इसको लेकर कपिल सिब्बल बहुत तीखा जो है चोट करते हैं विदेश मंत्रालय के इस बयान को लेकर। बिल्कुल, एक ट्वीट उन्होंने किया है और देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने कि ये जो बयान है या इस तरह के बयान आते हैं, यूं ही नहीं आते, उनके पीछे पूरी एक क्रोनोलॉजी होती है। वो लिख रहे हैं कि 24 मतलब कल उनका ट्वीट है उनका कि पासपोर्ट एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, न कि नागरिकता का डॉक्यूमेंट। ये विदेश मंत्रालय का ये बयान है, वो उन्होंने लिखा है, इसी कोट अनकोट लिखा है। तो फिर नागरिकता का सबूत कौन सा डॉक्यूमेंट है? बीएलओ मेरी नागरिकता पर शक कर सकता है, मुझे वोट देने के अधिकार से वंचित कर सकता है, नतीजा बीजेपी चुनाव जीत जाती है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच के क्या होता है वो कपिल सिब्बल से ज्यादा अच्छा कौन जानेगा। रोज सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और लेकिन हम लोगों ने भी देखा कितने दिन तक एसआईआर को लेकर सब कुछ चलता रहा, आखिर में सब क्लीन चिट, सब क्लीन चिट और चुनाव आयोग साहब जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन समीर जी, यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ये पासपोर्ट केवल एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है और नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको याद होगा कि वो एक अरुणाचल की एक यात्री जो थी, उनको चीन में हवाई अड्डे पर रोक लिया गया कि ये आप जो है चीन का पासपोर्ट लीजिए, भारत का पासपोर्ट आप मत लीजिए। उस पर बड़ी यहाँ से सख्त नाराजगी जताई गई। तो अगर ये नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है तो भाई इसको चीन का भी ले लेंगे ट्रेवल डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, अगर यही है तो यानी अपनी ही बातों को आप खुद गलत कर रहे हैं। भारत का नागरिक अगर भारत का पासपोर्ट लेकर बाहर जा रहा है तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? कल को अगर भारत का पासपोर्ट लेकर अमेरिका कोई जाए और उसको अमेरिका पकड़ के बंद कर दे तो भारत का जो वहाँ दूतावास है वो उसकी मदद नहीं करेगा कि ये तो ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, भारत का नागरिक नहीं है, तो वहाँ वो अपनी नागरिकता कैसे सिद्ध करेगा? अच्छा, फिर ये भी है ना, फिर नागरिकता का डॉक्यूमेंट है कौन सा? है आप फिर बताइए। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आपने जो 11 डॉक्यूमेंट बताए हैं, इन 11 में से कोई भी नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है। जब इस पे आधार कार्ड पे बात आई तो आधार कार्ड भी नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो नागरिकता का डॉक्यूमेंट क्या है वो तो बता दें फिर। तो क्या आप समीर जी फिर से अब लाइनें लगनी है देश भर के अंदर कि नागरिकता का डॉक्यूमेंट बनवाओ? बिल्कुल, और सीए और एनआरसी फिर से, हाँ फिर से इसके लिए चूंकि सरकार खतरे में दिखाई पड़ रही है, राहुल गांधी कह चुके हैं, तो अब कुछ नया किया जाए। तो अब ये सांसद और विधायक जो तोड़े जा रहे हैं, तो क्या यही कुछ करने के लिए किए जा रहे हैं कि देश के अंदर फिर लंबी लंबी लाइनें लगवानी है? ये सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से युवा छात्र आक्रोशित हैं, उनका जो जिस तरीके से अब सड़कों पर उतर रहे हैं, वो उनको देखते हुए सरकार के लिए मुश्किल घड़ी है। लेकिन सरकार इन तमाम चीज़ों से और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार, घोटाले, मंदिरों को लूटने की घटनाएं ये सब हो रही हैं, उन पर कैसे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, ये भी साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पर्दा आखिर कब तक डलेगा? तो कभी न कभी तो उसका खुलासा होता ही है, जैसे धीरे धीरे तमाम चीज़ों का खुलासा हो रहा है। तो आप बने रहिए इन सारी खबरों के लिए, तमाम विश्लेषण के लिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।